गुड मॉर्निंग कैडेट्स। तो आज फिर एक नए वीडियो के साथ क्विक रिवीजन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपको। जैसे कि आपके सामने दिखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर IMU-CET। तो अब ये IMU-CET के एग्जाम में जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री मतलब 12th में जितने भी सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थोड़ा हम लोग कोऑर्डिनेशन, केमिकल काइनेटिक्स, इन सब के जो भी टॉपिक है उनको ब्रीफली मैं बताऊंगा आपको। जल्दी जल्दी हम लोग क्विक सारे चैप्टर को रिवाइज करते चलेंगे। और जो इस वीडियो को देख लेगा समझिए उसका कोर्स 20 में से 20, मैं तो चाहता हूँ 20 में 20 ही आ जाए, आप लोग जितना स्कोर करें। तो पहला टॉपिक हेनरीज लॉ, इस सॉल्यूशन चैप्टर का कि हेनरी क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड पे स्टडी की है। और ये देखिए लिखा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ गिवन टेम्परेचर इज directly proportional to the pressure at which it is dissolved. कह रहा है the mass of the gas dissolved in a liquid is directly proportional to the pressure applied on a gas. लिखा क्या है, P इक्वल टू K टू X। X क्या है, मास कि कितना गैस डिसॉल्व हो। KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। द यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट इज टॉर्क। क्लियर। This help in a calculation of solubility and a certain temperature. अब इसके इफेक्ट्स क्या है जरा देखिए, नीचे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी है। पहला, द नेचर ऑफ गैस एंड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट नॉन पोलर गैस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। क्यों है, क्योंकि ये कैसे नॉन पोलर, और वाटर में सॉल्युबल होने के लिए पोलैरिटी चाहिए, और कोई भी वाटर में सॉल्युबल होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, पोलर होना चाहिए। Whereas HCl, कार्बन डाइऑक्साइड आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा होगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ा होगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सब क्या, फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, नेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट है हमारा राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ कहता क्या है भैया, जरा एक दो बात हम लोग सुनते हैं राउल्ट्स लॉ के लिए क्या कहता है। राउल्ट्स लॉ हमारा बना है किसके लिए, पार्शियल प्रेशर। किसके लिए बना है बेटा, पार्शियल प्रेशर। ठीक, हमारा पार्शियल प्रेशर के लिए बना है। अब देखिए क्या होगा, राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दो होंगे कंपोनेंट, तो ये होगा पार्शियल प्रेशर। जैसे ही पार्शियल प्रेशर में रिलेटिव लोडिंग पूछता तो ये आता है फॉर्मूला बनके कि पीबी, क्या फॉर्मूला बन के आता है, पीबी, ये ले लो सबसे बढ़िया, इसको हटा दे। क्या है कि पीबी माइनस पीएस अपॉन PB नॉट इक्वल टू XA, कि द रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जैसे इसको और बढ़ाएंगे तो एक और फॉर्मूला आता है कि PB नॉट माइनस PS अपॉन PB नॉट इक्वल टू WAMB और WBMA। ये कब है, जब सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है। तो इससे एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब यहाँ पढ़िए कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मैंने ये बताया। दूसरा, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर द रिलेटिव लोडिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो कि मैंने ये बताया। अब इसमें दो पॉइंट, एक तो ये फॉर्मूला निकलेगा, एक और फॉर्मूला निकलेगा जब ये डाइल्यूटेड के लिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। WA अपॉन MA डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। ये कब है, जब सॉल्यूशन कैसा है बेटा, कंसंट्रेटेड। तो राउल्ट्स लॉ से ये पॉइंट्स निकलते हैं। राउल्ट लॉ कहता है कि पार्शियल pressure is directly proportional to the mole fraction and the relative loading of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of the solute। दोनों को निचोड़ेंगे, निकालेंगे इन सबको कैलकुलेट करके, तो ये आएगा। ये कब है, नॉन
वोलाटाइल सॉल्यूट है। कब है भैया? जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमारा ऐड है। तो आप देख लीजिए ये पूरा टॉपिक आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अब आइडियल कौन होंगे? जो रॉड्स लॉ को फॉलो करेंगे। नॉन आइडियल वो होंगे जो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। मींस 2-3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? इट शुड बी ओबे रॉड्स लॉ, जो कि मैंने बताया। दूसरा, एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, मतलब इंथैल्पी मिक्सिंग के पहले और मिक्सिंग के बाद, मतलब दो लोगों को मिलाने पर अगर इंथैल्पी 0 आए, मतलब कोई भी तरह का एनर्जी का ना तो लॉस हो ना तो गेन हो, वो हमारा क्या कराएगा? नॉन आइडियल, ओ सॉरी आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा वी, मतलब V2 माइनस V1 करने पर 0 आए, मतलब वॉल्यूम में ना तो इंक्रीजमेंट आए ना तो डिक्रीजमेंट है, तब भी वो कैसा है? आइडियल। अगर इन तीनों को फॉलो कर रहा है तो आइडियल है, वरना नॉन आइडियल है। कंडीशन देख लीजिए। अब आता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ओ सॉरी रिलेटिव लोडिंग कह रहा हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट। सुनिए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मैं एक डेफिनेशन था, हम लोग ने ग्राफ भी सीखा है बनाने को, कि फ्रीजिंग पॉइंट ये कहता है ठीक, सुनिए, कि जहां पर किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो मतलब इस पॉइंट को कहेंगे सॉल्वेंट का मान लिया T1 और इस पॉइंट को कहेंगे इसको T2। जो ये डिफरेंस आता है इसी को बोलते हैं डेल्टा TF। ये किसके लिए है बेटा? ये सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए बेटा? सॉल्यूशन के लिए है। अब जरा बॉयज सुनिए, अब यहाँ पर जो T1 है वो ग्रेटर देन T2 है, तो जो ये डिक्रीजमेंट आया है डेल्टा TF किसके बराबर होगा? T1 माइनस T2 के। और एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो डेल्टा TF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है, और डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, वेयर बेटा KF क्या है? तो बेटा KF हमारा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या कार्योस्कोपिक कांस्टेंट। अगर कोई बात यूनिट की करता है तो कह देते हैं केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये याद रखिएगा। अब फॉर्मूला कैसे होगा? तो बेटा फॉर्मूला यहां लिखे दे रहा हूं, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MA इंटू WB इन ग्राम। सारी चीजें किसमें होंगी? ग्राम। तो इस पे क्वेश्चन लगेगा अगर आएगा। क्या लिखा है? व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्रेशर प्योर सॉल्वेंट। इक्वेशन फॉर फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेशन इज, देखो ये लिखा नहीं ना, क्योंकि माइनस में आ रहा है, छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट है। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। KF डेल्टा TF क्या? चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। KF क्या? फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। M क्या? मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये ऐसे करके आपको सारा ये मैंने बता दिया है। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बात करते हैं अगले टॉपिक के। इसी का मिलता जुलता टॉपिक है वो, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है देखिएगा भाई,
सुनिए बॉइलिंग पॉइंट, देखिए क्या है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक, यहाँ पे बन जाएगा ग्राफ हमारा। देखिएगा ग्राफ क्या कहता है ग्राफ कि बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैंने कहा इसको धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट किया, मैंने पहले वेपर प्रेशर यहाँ था, ये वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, इस पॉइंट पे जाकर, मतलब किस पॉइंट पे, इस T1 टेम्परेचर पर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो T1 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। मैंने कहा इसमें सॉल्यूट मिलाया, अभी आपने ऊपर पढ़ा राउट्स लॉ में कि जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जब कमी आएगी तो उसको बढ़ाने के लिए और ज्यादा हमको हीट देनी पड़ेगी। तो मैंने जब सॉल्वेंट मिलाया तो वो सोल्यूशन बन गया, मान लिया उसका यहाँ था, उसको ऐसे करके हीट किया और ये T2 हो गया। ये क्या है, सोल्यूशन। जो ये इंक्रीजमेंट आया, क्या आया, ये इंक्रीजमेंट कब आया, द इंक्रीजमेंट इन अ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड यहाँ पे क्या है, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो क्या फॉर्मूला बन गया, डेल्टा TB इक्वल्स टू T2 माइनस T1। क्या बन गया बेटा, T2 माइनस T1। अब एक्सपेरिमेंटली क्या आपने बताया कि डेल्टा TB इज ग्रेट मोलैलिटी और डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू 1। अगर M की फॉर्मूला रखोगे तो डेल्टा TB बराबर KB इंटू WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA इंटू WB। अब आपको क्या पता है कि KB को क्या कहते हैं, तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, KB बराबर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी भी यूनिट केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो ये हमारा क्या है, फ्री। अब यहाँ पढ़ लो, व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड द इक्वेशन इज दिस वन, जो कि मैंने ये पूरा आपके सामने ग्राफ बना के बता दिया है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए, यहीं से आएगा, इसी से ही आएगा। आज 19 तारीख हो रही है, 20, 21, 22, 23, 4 दिन बचे। इस 4 दिन में तैयार कर लीजिए, बड़े यहाँ पेपर हो जाएगा आपका। जो प्रीवियस कल मैंने पढ़ाया उसको भी पढ़िए और इसको भी देखिए। हो गया डन, स्क्रीनशॉट हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, ऑस्मोसिस। सुनिए ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। एसपीएम के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन की तरफ, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो लिखा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउड सम पार्टिकल टू पास थ्रू while blocking other. The biological system most semi-permeable membranes such as cell wall allow the water to pass through but lock the solute. बेटा जैसे हम लोग की बॉडी से क्या है, स्वेट बाहर आता है, ब्लड नहीं आता जब तक कटे ना, तो हमारी क्या है, पोर्स है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, केवल वाटर को ही बाहर कर रही है। और क्यों कर रही है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो सेमी परमेबल में अब ऑस्मोसिस, देयर इज अ नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, मतलब लोअर सॉल्यूट, टू देन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब इसमें 3 पॉइंट आते हैं, तो क्या पूछा जाएगा, एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है बेटा हाइपोटोनिक, और एक होता है बेटा हाइपरटोनिक।
आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपो मतलब लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, और हाइपर मतलब मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। कहीं बोला है कि आइसोटोनिक है, मतलब क्या होगा कि दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, टाइप्स की, कंसंट्रेशंस की। इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं, बहुत इजी। पहला क्या लिखा? मोलैरिटी, द मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर कोई बात करता है एक्सप्रेशन की, तो बस एक्सप्रेशन भी हमसे लिख देता हूँ मैं, आप लोग याद करिएगा। ये तो लिखा है मोलैरिटी बराबर नंबर मोल बराबर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, m इक्वल्स टू WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA इंटू V इन ml। और इसके लिए डाइल्यूशन लॉ करेंगे तो M1V1 प्लस M2V2 बराबर M3V3 जब मिक्सचर के लिए आएगा, और जब डाइल्यूट करेंगे तो M1V1 बराबर M2V2, ये डाइल्यूशन के लिए आएगा। एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में दो सॉल्यूशंस को मिलाने पे तीसरे का क्या बनेगा और एक का क्या निकालेंगे। W क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। Ma क्या है? मॉलिक्यूलर मास। V क्या है? वॉल्यूम। M क्या है? मोलैरिटी। ये हमारा मोलैरिटी हो गया। भाई चल जाओ, बात करते हैं अगला, मोलैलिटी। वहां वॉल्यूम होता है या 1 kg ऑफ सॉल्यूट होता है, ओ सॉरी सॉल्वेंट होता है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। केवल एक वर्ड चेंज होगा। क्या चेंज होगा? देखिए, स्मॉल m WA 1000 MA। देखिए वहां V था, यहाँ पे क्या होगा? WB इन ग्राम। बस V को हाँ M कर दिया और कुछ नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट द अमाउंट। तो कि आपके सामने लिखा है एक्सप्रेशन। अगर कोई पूछता है इसकी यूनिट तो आप कहेंगे मोल पर केजी। अगर कोई ऊपर वाले की यूनिट पूछता है तो आप कहेंगे मोल पर लीटर। ये आपका याद है। फिर मोल फ्रैक्शन, इट इज अ रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल ऑफ टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूट। देखिएगा लिखा है Na अपॉन Na प्लस NB, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है? यूनिटलेस है, इसकी यूनिट कोई नहीं होती है, ये भी याद रखिएगा। ये सब न्यूमेरिकल है, फोटो खींच लीजिएगा, अपने आप लगा लीजिएगा। ठीक, ये सब ऑस्मोसिस जो मैंने पढ़ा रखा है, ये ऑस्मोसिस प्रेशर निकालने का कुछ डायग्राम से देखिए दिखा रहा है। इधर से उधर जा रहा है कंसंट्रेशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। देखिए डाइल्यूटेड से इधर आ रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है, सॉल्यूट उधर मूव कर रहा है। तो ये सब है। ये लिखा है वॉल्ट हॉफ फैक्टर, ये बहुत सारे स्पॉन्सरशिप में पूछा गया क्वेश्चन। लिखा गया है 1 मोल ऑफ NaCl एंड वाटर डज नॉट इजीली गिव राइज टू 2 मोल ऑफ आयन। क्योंकि 1 मोल है, दोनों एक एक आयन बनाएंगे, एक एक मोल। सम Na plus and Cl minus associate as hydrated ion pair, so the true concentration of the particle is whereas the less number of 2 times of concentration। मतलब ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके लिए हमने 2-4 फॉर्मूले दिखाए थे, वो अभी हम बताते हैं आपको। अभी इलेक्ट्रो आ गया, बट 2-3 पॉइंट यहाँ बच गए हैं, जरा सुनिए। यहाँ टेम्परेचर डिपेंडिंग, तो टेम्परेचर डिपेंडिंग में कौन कौन है भैया? याद रखिएगा, वॉल बाय वी वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा ग्राम पर लीटर, तीसरा मोलैरिटी, चौथा नॉर्मेलिटी। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो ध्यान रखिएगा डिपेंडिंग में बेटा, मास परसेंटेज, आपका मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और ppm। तो ये याद रखिएगा। डन। अब हम लोग एक चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो गया है।
आराम से इसको निकालिएगा। ये सारी हो गई आपकी टेम्परेचर डिपेंडिंग और इंडिपेंडिंग। बट एक चीज टेम्परेचर पे डिपेंड होगा कैसे, देखिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, और सारी की सारी जो भी कंसंट्रेशन टर्म है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या होगा, जो भी कंसंट्रेशन क्वांटिटीज होंगी वो सब क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। मतलब हाइयर द टेम्परेचर, डिक्रीज क्या होगा, लोअर द कंसंट्रेशन। तो ये हमारे कंसंट्रेशन टर्म होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं किस पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतने ही में मैं आपको आधा इलेक्ट्रॉन निपटा देता हूं। देखिए जरा इलेक्ट्रो का, सुनिए जरा इलेक्ट्रो। चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, जल्दी बैठ जाइए सब लोग। आइए सुनते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पहली बात पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का आपने पढ़ा था को ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है कि R बराबर V बाई आई। अगर कोई यूनिट की बात करेगा तो आप लोग बोलते थे ओम होती है, सिग्मा से रिप्रेजेंट होती, या कोई कोई कहता है कि वोल्ट पर एम्पियर। डन। दूसरा क्या है भैया, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होगी भैया, C बराबर 1/R या I बाई V। सर इसकी यूनिट क्या होगी, तो हमने कहा ओम इनवर्स सिग्मा या एम्पेयर पर वोल्ट। ठीक। सर तीसरा क्या होगा, हमने कहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या होता है कि रो बराबर RA अपॉन L। ठीक। इसकी यूनिट क्या होगी, तो भैया ओम सेंटीमीटर, या कहीं कहीं ओम आदमी मीटर लिख देता है। बट ये जो है रजिस्टिविटी, ये मटेरियल चेंज होने पे होगी, शेप साइज को चेंज करने पर चेंज नहीं होगी। नॉट चेंज व्हेन शेप और साइज चेंज, और रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, चेंज। चेंज विद साइज एंड शेप चेंज। इसका बाद चौथा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या होती है, कप्पा बराबर 1/रो, या हम लोग बोलते हैं L अपॉन RA। ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है, तो सर इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सर फिर हमने कहा मोलर कंडक्टेंस, इसको लैम्डा एम से कहते हैं। तो लैम्डा एम बराबर K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। सर सिक्स्थ हमने का एक और होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सर इसकी हमने का लैम्डा इक्यू होती है। क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा इक्यू लैम्डा इक्यू इक्वल्स टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। सर यूनिट की बात करते हैं तो सर इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सर इसकी यूनिट, इसकी भी यही होती है।
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट। भैया ओम इनवर्स को साइमन भी लिखते तो कहते साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतनी कंसंट्रेशन। अब कुछ स्पेशल इसमें से तो निकालता हूँ। देखिए अगर हम इसको अरेंज करें तो R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए हो जाएगा। R क्या है बेटा? रेजिस्टेंस है। रो क्या है? रजिस्टिविटी है। एल अपॉन ए क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये भी रिलेशन आ सकता है एल अपॉन ए। यहाँ भी एक फॉर्मूला बनता है बेटा, कप्पा बराबर सी इंटू एल अपॉन ए, मतलब कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो ये 6 के 6 आपको याद रखने, न्यूमेरिकल भी आता है। इसको नोट करिए 2 मिनट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये आइए इंट्रोडक्शन। तो बेटा एक बार बता रहा हूँ, डेफिनेशन वगैरह नहीं आएगी। इंट्रोडक्शन हमको क्या मतलब यार, हमको बस पास हो गए, क्या निकालनी है? रैंक आनी है हमारी। लिखा क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दैट ब्रांच केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म बाय एनर्जी रिलीजिंग ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड देन यूज इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। मतलब ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में स्टडी करती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से बनती है, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उनको एनर्जी देके क्या कराया जाता है? रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो इसके लिए पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये पूछ सकता है। क्या लिखा है? प्रोडक्शन ऑफ मेटल लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम। इसको बोलते क्या है वर्डिंग को? इलेक्ट्रोलिसिस। ऐसे एक्टिव मेटल्स जो कि एक्सट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से, जो हाई होते हैं। 3 तरह के होते हैं, हाई, मॉडरेट, लो। लो वाले नेटिव स्टेट में नेचर में पाए जाते हैं, हाई वाले सॉल्ट में होते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस से होते हैं, और मॉडरेट वालों को हम लोग मेटलर्जी में क्या करते हैं? उनकी मेटलर्जी करके उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स ओर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भैया, कोरोजन से बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। बहुत ही फाइन कर्विंग चलाने के आजकल गोल्ड ज्वेलरी में बहुत इलेक्ट्रोप्लेटिंग चल रही, क्योंकि लेस वेट करके आप बात करते हैं ना, तो लेस वेट इलेक्ट्रोप्लेटिंग सही होता है कि आपने सिल्वर बनाया, गोल्ड की प्लेटिंग कर दी। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल में यूज होता है, मैंने बताया ना कि मेटलर्जी। बैटरीज एंड सेल यूज इन अ वेरियस इंडस्ट्रीज। नहीं होगा तो लाइट चली जाती है, बैटरी ना होती तो भैया इन्वर्टर काम ही नहीं करेगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते, बैटरीज के बारे में इसमें पूरा पढ़ेंगे हम लोग। लिखा इलेक्ट्रोलाइट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा? 2 तरह के तो कंडक्टर होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मतलब जितने भी वायर्स हैं इनमें जो करंट फ्लो होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होते हैं उनमें जो करंट फ्लो होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस के थ्रू होती है। अब इसमें 2 तरह के, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग वाले कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और बहुत हजारों करोड़ों कह सकते हैं आयन बनाएंगे। जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे उतने ज्यादा आयंस फॉर्म होंगे। क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द इलेक्ट्रोलाइट दैट कंप्लीट डिसोसिएट, मतलब 100 मॉलिक्यूल लिए तो 100 पॉजिटिव और 100 निगेटिव बनेंगे, और वीक वाले में अगर 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 80 मॉलिक्यूल पॉजिटिव 80 मॉलिक्यूल निगेटिव बनेंगे, बाकी 20 फिर रिकम्बाइन हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल दिए गए, वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट पार्शली, एक्सपीरियंस लेस देन 1,
आर कलेक्टिव वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि ये देखिए सामने आपके लिखे। इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या कर रही है? कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रोलिटिक क्या कर रही है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अ केमिकल एनर्जी। In an electrochemical cell, an electric current is produced by using redox reaction taking place inside the cell. Galvanic cell, voltaic cell. An electrolytic cell is the chemical reaction inside the cell is caused by the external electric current. तो क्या कर रहा है ये? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी। In electrochemical cell, anode is negatively charged, whereas reverse in true is an electrolytic. इलेक्ट्रोकेमिकल में निगेटिव होता है एनोड पर, पॉजिटिव होता है कैथोड पर, और इलेक्ट्रोलिटिक में कैथोड पर निगेटिव होता है, एनोड पर पॉजिटिव होता है। ये याद रखिएगा। सॉल्ट ब्रिज का यूज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इट कंप्लीट द सर्किट एंड अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब क्या? आयन बैलेंसिंग का काम करता है ऑफ बोथ साइड। सॉल्ट ब्रिज जनरली कंटेन solution of the strong electrolytes such as KNO3, KCl and KCl is preferred there because transparent number of the H plus and Cl minus ions is almost same, दोनों बराबर होगा, ये याद रखिएगा। ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, जिन्होंने मेरी क्लास ले रखी है पहले उनका लिए फॉर्मूला बता रखा है। क्या होता है कि E बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड, और अगर नॉट लगा दोगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, जिसको हम लोग सेल पोटेंशियल कहते हैं। कैथोड का है और एनोड का है। फिर लिखा क्या है? When an electrolyte is connected with a solution of ion is a half cell, it is a tendency to lose or gain the electron in which is known as electrode potential. It is expressed in a voltage in an intensive property, मतलब मास पे डिपेंड नहीं है, and depending upon the amount of the specific of the reaction. तो ये याद रखिएगा। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री, concentration of solution is 1 molar. In case of gas electrode, the pressure of the gas is 1 atm. देखिए लिखे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका जो भी देखिए लिखे प्रेशर शुड बी 1 atm, और इसका जो भी ईएमएफ होता है वो 0 होता है। कितना होता है गैस हाइड्रोजन का? 0। ये पढ़ लीजिएगा। मोलर कंडक्टिविटी मैंने ऊपर पढ़ा रखी है, देखिए लिखा है ओम सेंटीमीटर तो मोलर से साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोलर, मैंने पढ़ा रखा है आपको। इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने आपको बता रखी है। हाउ प्रिडिक्ट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये कुछ जरूरी नहीं है आपका। फैराडेज फर्स्ट लॉ, ये हमारे अकॉर्डिंग आएगा आपके पेपर में, उस पर न्यूमेरिकल बन सकता है। क्या कहता है फैराडेज का फर्स्ट लॉ? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटर और डिपॉजिट ऑन अ कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितनी देर तक, जितने समय तक, जितनी ज्यादा करंट किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में फ्लो कराओगे, उतना ज्यादा मेटल क्या होगा? डिपॉजिट होगा कैथोड पर। यही लिखा हुआ है। The amount of the suspended deposit or liberated at the cathode directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrode. मतलब क्या होगा? W directly proportional I into T, मतलब करंट और टाइम, और ZIT, और IT बराबर Q होता है। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, तो W इक्वल टू W इज इक्वल टू ZQ, और Q बराबर होता है बेटा IT। तो Z बराबर क्या आता है? इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500, फैराडेज कांस्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, जो कि नीचे निकाला गया होगा। I इज अ करंट इन एम्पियर, T इज अ टाइम, Q इज अ कूलम्ब, Z इज अ कांस्टेंट नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। When a 1 ampere current in a 1 second through a 1 coulomb charge, the W equal to Z। भाई I की वैल्यू, T की वैल्यू 1 रख दोगे तो Z बराबर W हो जाएगा। मतलब जितना एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होगा उतना ही मेटल क्या होगा? डिपॉजिट। निकालने का तरीका मैंने वहां बता रखा है।
इसी का दूसरा सेकेंड लॉ, अगर टू डिफरेंट सोल्यूशन में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में सेम क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लो कराएंगे तो जो मास डिपॉजिट होगा वो इक्वल टू होगा इक्विवेलेंट मास के, जैसे कि फर्स्ट लॉ से ही निकाला गया है। क्या है देखिए फर्स्ट लॉ से, देखिए मैंने कहा एक ए सोल्यूशन है Z इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू कर रहा हूं क्यों, क्योंकि सेम क्वांटिटी है, डब्ल्यू बी बराबर Z इंटू क्यू। अब दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो Z से Z कट गया, तो बेटा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी बचा इक्वल टू क्यू। देखो कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, Z क्यू कट जाएगा भाई, देखिए डब्ल्यू ए इक्वल टू जेड ए इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी इक्वल्स टू जेड बी इंटू क्यू, क्यू मतलब सेम है ना क्वांटिटी, तो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इक्वल टू जेड ए अपॉन जेड बी, और जेड बराबर क्या होता है बताइए, इक्विवेलेंट मास, तो भैया इक्विवेलेंट मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई 96500, इक्विवेलेंट मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय 96500। देखो ये कट गया, तो देखो ये फॉर्मूला आया सेकंड लॉ का, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इक्वल टू ई ए अपॉन ई बी। क्या है, द मास of the electrolyte deposited is equal to the equivalent mass। देखिए लिखा है, when a same quantity of electricity is passed through them two different electrolytic solution, the amount of the sustained deposit or liberated at the electrode or are directly proportional to the equivalent weight, जो कि यहाँ लिखा है। क्लियर, तो ये याद रखिएगा, इक्विवेलेंट मास निकालना आपको आता ही होगा, क्योंकि आप 12th पास है ऐसा मैं जान रहा हूँ। बैटरी क्या होती है, these are the source of electric energy which may have one or more cell connect in a series for a good quantity of a battery should be reasonable highlighted and compact with the voltage should show। अरे तो चलो बड़े, अब इसमें हमको प्राइमरी बताना है कि प्राइमरी बैटरी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, कोई बताएगा प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी क्या लिखा है, इन द प्राइमरी बैटरी द रीजन अकर ओनली वंस प्लेस आफ्टर, मतलब ये एक ऐसी बैटरी होती है जिसको यूज करके फेंक दो दोबारा रिचार्जेबल नहीं है। जैसे रिमोट की सेल, हमारी बैटरी है सेल है जो कि रिचार्जेबल नहीं है, कुछ होती हैं कैमरामैन से यूज करते वो रिचार्जेबल होंगी, तो ऐसी सेल जो यूज एंड थ्रो है वो क्या होगी प्राइमरी सेल, जो यूज एंड थ्रो नहीं होगी वो क्या होगी सेकेंडरी सेल। जैसे हमारी गाड़ी की बैटरी उसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, बैटरा है घर में इन्वर्टर में बैटरी रहेगी वो क्या है सेकेंडरी है। क्या लिखा है, लिखा है कांट बी रीरूट अगेन, घड़ी में सेल लगता है, ये सारे क्या है प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या है, दिस सेल कैन बी रिचार्जेबल एंड कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, जिसमें एक एग्जांपल आपके लिखा क्या है लेड स्टोरेज बैटरी, एनोड स्पॉनिंग लेड, कैथोड ग्रिड ऑफ द लेड पैक्ड इन CO2, इलेक्ट्रोलाइट 38% of H2O per by mass when a rechargeable the cell reaction is reverse। जैसे रिचार्ज करोगे सेल रिएक्शन क्या होगा रिवर्स होने, कैथोड बनने लगेगा आपका, आयंस बनने लगेंगे। फ्यूल सेल, galvanic cell which is energy of combustion of the fuel like H2 methane methanol etc are the source of production of electricity as a called fuel cell। the fuel cell are pollution free and have high efficiency। फ्यूल सेल क्या होता है पॉल्यूशन फ्री और हाई एफिशिएंसी, मतलब ज्यादा करंट प्रोड्यूस करके आपको देगा। और मैंने बताया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती कोरोजन को, देखो कोरोजन आ गया टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। देखिए क्या लिखा गया है, स्लो फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट, मतलब कभी भी कोई चीज पड़ी है कहीं भी और धीरे धीरे क्या हो रही है खराब हो रही है। भैया देखो गाड़ियां बहुत दिन तक खड़ी होती जंग लगने लगेगा, सोना चांदी भी अगर बहुत सोने चांदी को भी आप छोड़ के खुला छोड़ के रख देंगे तो ब्लैक पड़ने लगती है, ब्लैकनिंग क्या कोरोजन ही हो रहा है, सल्फर से रिएक्शन कराती है सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो ब्लैक कलर का होगा। रस्टिंग, एल्युमिनियम में भी रस्ट लगता है, कॉपर देखा होगा पहले चमकता है फिर देखो डल होने लगेगा ब्रासी ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो वो कोरोजन है धीरे धीरे क्या होने लगा ऑक्सीजन। क्या लिखा, द फॉर्मेशन ऑफ द अनडिजायरेबल कंपोनेंट सच एज ऑक्साइड सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स एट द surface of the metal by reaction with the moisture or other atmospheric gas called
कोरोजन, और केवल कोरोजन अगर आयरन में हो रहा तो उसको रस्ट कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जो जितना जल्दी रिएक्टिव करेगा वो जल्दी कोरोड होगा। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर एंड ऑक्सीजन, जितनी ज्यादा गैस होगा, पानी होगा, जल्दी खराब होगा। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योर मेटल होगा तो जल्दी पर खराब होगा। एंड क्या लिखा है, स्टेट इन द मेटल, कि मेटल कहाँ पे प्रेजेंट है। और क्या हो सकता है, बचाने के तरीके क्या है, पहला पेंटिंग, दूसरा गैल्वेनाइजेशन, कि उसके ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल को चढ़ा दिया जाए कि अंदर वाला प्रोटेक्ट रहे। जैसे अशोक स्तंभ में अभी तक क्या है, बिना कोरोजन के सही खड़ा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। ग्रीसिंग, ऑयलिंग, स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस, तो ये सब क्या है, कोरोजन से प्रोटेक्ट करने की, या पैक्ड करके रख दिया हमने। चांदी को अगर संकलाना है तो पॉलिथीन बैग के अंदर पैक करके रख दीजिए, कभी ब्लैक नहीं होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर से सल्फाइड मिलेगा ही नहीं। जैसे आसपास गलियों में जो भी नालियां उनसे सल्फर गैस निकलती है, और वो सल्फर गैस एटमॉस्फेयर, अब जैसे सल्फर गैस जैसे कपड़ों में अगर स्टोन्स लगे हैं रियल वाले, जो स्टोन्स उसकी भी चमक को खराब कर देता है केमिकल सल्फर गैस, तो ये भी याद रखिएगा। दो टॉपिक कंप्लीट हो गए, तीसरा टॉपिक आया केमिकल काइनेटिक्स। ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक है। इसमें क्या होता है, वी डील विद in this chapter of a rate of reaction, factor affecting rate of reaction, mechanism of rate of reaction, ये सारी चीजें। अब पहले ही टॉपिक देखिए सामने लिखा, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज, लॉ ऑफ मास एक्शन, एक्सप्रेशन, स्पेसिफिक रेट, ऑर्डर, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मॉलिक्युलरिटी, स्यूडो कोलिजन, ये सारा चीज उसमें कि कैसे कैसे क्या बढ़ रहा है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले देखिए लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट कैसा होता है, किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर दोगे उसमें रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कोई भी रिएक्शन है जनरली क्या होता है, धीरे धीरे प्रोडक्ट कम होता जाता है, सॉरी रिएक्टेंट कम होता जाता है और प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। अब कम और बढ़ने को क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब तो क्या होगा, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन of an reactant or a product with time। अब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, टाइम किसी में हो सकता है, सेकंड में, मिनट में, या आर। तो रेट बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन इन चेंज इन टाइम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए 0 सेकंड था पहले, 20 सेकंड बाद देखा कि जो ग्रीन थे सारे क्या हो गए, ब्लू में कन्वर्ट होने लग रहे, मतलब कुछ रिएक्शन कंप्लीट हुई, सारे यहाँ पे तो रिएक्टेंट है, फिर रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, फिर देखिए कुछ प्रोडक्ट और ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। देखिए 1 मोल ऑफ Na था, 0 मोल ऑफ Nb था, फिर 0.54 मोल ऑफ Na है तो 0.46 मोल है। अब यहाँ पे देखिए 30 बचा है MLO, तो 70, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन हो। टाइम भी साथ में दिया गया है आपके। इसमें देखिए छोटे थे, धीरे धीरे करके आपस में जुड़ते 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 बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते जा रहे हैं, और कलर भी चेंज होता जा रहा है। तो मतलब ये क्या पॉइंट है कि रिएक्टेंट की धीरे धीरे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की धीरे धीरे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को नेगेटिव साइन के साथ लगाते हैं और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन को पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। ये ग्राफ है आपका, एक्सप्रेशन ये देखिए लिखा हुआ। अगर कोई मल्टीप्लाई में है इसके साथ नंबर, तो वो डिवाइड में लिखा जाएगा। रिएक्टेंट के लिए हमेशा निगेटिव लगेगा, प्रोडक्ट के लिए हमेशा पॉजिटिव लगेगा। तो ये एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या हो रहा है, ए क्या हो रहा है, डिसअपियर, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी, फॉर्मेशन ऑफ सी, अपीयरेंस ऑफ डी। तो प्रोडक्ट के लिए क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, रिएक्टेंट के लिए क्या लगाएंगे, निगेटिव। जो भी नंबर रिएक्टर और प्रोडक्ट के पहले लिखा होगा वो सब किस में चला जाएगा, डिवाइड। और ये सब आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि साइमल्टेनियसली प्रोसेस है। जिस समय प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है उसी समय रिएक्टेंट, सॉरी जिस समय रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है उसी समय प्रोडक्ट बनना, मतलब साइमल्टेनियसली हो रहा है, तभी तो बराबर है। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियसली रेट और एवरेज रेट, ये है एवरेज ऑफ द रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब होल को आपको ले लेना है, ये अनइम्पॉर्टेंट है भाई आपके लिए, क्योंकि ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है आपको। जो पढ़ने को आएगा वो, अब जैसे ये आएगा पढ़ने में, इसमें आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा, और हो सकता है आपसे क्या पूछ ले, रेट कांस्टेंट्स का फॉर्मूला यूनिट, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा।
ठीक। तो रेट लॉ एंड रेट लॉ ऑफ इक्वेशन, ठीक। तो ये हम लोग अभी इसको आगे पढ़ेंगे। रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकाली जाएगी, रेट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, एक लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। According to the law of mass action, the rate of the reaction is directly proportional to the concentration of the reactant. तो इसीलिए देखा लिखा है रेट बराबर A और B, और जो उसका नंबर है उसकी पावर बन गया, और जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहेंगे कांस्टेंट आएगा K, जिसको हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट। Velocity constant, however, experimentally it is observed that the reaction may or may not be depend upon all the concentration। मतलब एक सारी concentration, जैसे हमने कहा पूरे क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं तो इफेक्टिवली केवल 20 लोग पढ़ रहे हैं, 30 नहीं पढ़ रहे हैं, तो मतलब टोटल ए पूरी ए की कंसंट्रेशन नहीं होगी ना, तो पूरी बी की बी कंसंट्रेशन कितनी होगी भाई, कोई कह देगा अल्फा होगी, कोई कह देगा एक्स होगी, कोई कह देगा वाई होगी, तो मैंने कहा एक्स और वाई होगी, तो चेंज कर दिया ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, मतलब ए में से एक्स लोग डिपेंड कर रहे हैं और बी में से वाई लोग डिपेंड कर रहे हैं रिएक्शन को। तो जैसे ही इन दोनों का अब रेट वो तो हो गया, अब बात ऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द पावर, इन दोनों की पावर का सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टर्म is known as order of reaction, या the power of a reactant at which the order of reaction actually depend। क्लियर। तो ये हमारा है पहले द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटली मेजर दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज टर्म टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रीचिंग रिएक्टिंग स्पीसीज व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेट ऑफ द रिएक्शन। देखिए यहाँ लिखा है rate constant may be defined as the rate constant of the reaction may be concentration of reactant is taken in the unity। characteristics क्या है, rate constant is measured in the rate of reaction, higher the value of the rate constant faster the reaction, ये point याद रखिएगा। the value of rate constant is differ from the different reaction and hence it is also called a specific constant for a particular reaction। the value of rate constant is independent upon the concentration of reactant, जीरो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी डिपेंड नहीं करता। ये आपका आ गया रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट, तो इसको याद कर लीजिएगा केवल। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग या अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, पहला क्या है फैक्टर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट किस तरह का है, सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्शन उतनी अच्छी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डाइल्यूट और कंसंट्रेशन, टेम्परेचर ज़्यादा, कैटलिस्ट, ये सब हमारा किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे। देखिए लिखा है आपके सामने सारा चीज़ें, तो एक क्विक रिवीजन चल रहा है, आप लोग करते रहिएगा। मेन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन, पहला मेन फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा टेम्परेचर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इफेक्ट एट विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। फिर क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दो तरह के होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। तो ये याद रखिएगा। देखिए मैंने कहा नहीं था, order of reaction the sum of the power of concentration term on which a reaction of the rate of reaction actually depend is known as the experimental is called order of reaction, or the power to which of the concentration of reactant is raised in the rate law। rate law में जो लिखे x plus y is known as order of reaction। अब order of reaction में ये देखिए पूरा बन गया, और देखिए रेट लॉ लिखिए, इस पे पावर 1 है तो लिख दिया 1, इसकी पावर कितना 1 + 2 = 3, इसकी पावर क्या 1 + 1/2 मतलब 3/2। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रेट लॉ लिखा होगा, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना होगा। ये ग्राफ है, जीरो ऑर्डर के लिए ये ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये ग्राफ है, सेकेंड ऑर्डर के लिए ये ग्राफ। अब किसमें किसमें होता है, रेट और ए स्क्वायर, रेट और ए में, रेट और, अब ये ऐसे क्यों है, क्योंकि रेट पे ए की पावर ही नहीं होती, जीरो ऑर्डर है, कोई भी कंसंट्रेशन डिपेंड ही नहीं करता है। इनिशियल रेट इंडिकेटेड रेट, ये नया पढ़िए। अब जो मैं खाली बता रहा हूँ, अब आपको ये याद रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के बराबर R0 - R/T, क्या होगा R0 - R/T, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम।
अगर रेट कांस्टेंट की अगर कोई यूनिट पूछता है तो आर क्या है कंसंट्रेशन, टी क्या है टाइम, तो आ जाएगा मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन की भी यही है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। In a zero order reaction, you get a straight line as a concentration does not change with the rate, मतलब constant रहता है। In this case of the rate is equal to constant, ये तो आपको पता ही है, ये तो माइनर फैक्टर आ गया। फिर क्या इंटीग्रेटेड हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे अच्छा मैं लिखे दे रहा हूँ आपको एक रिएक्शन क्या है कि K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log base 10 80 अपॉन 80 या a अपॉन a माइनस एक्स होता है। और अगर कोई पूछता है टी हाफ लाइफ पीरियड तो 0.693 डिवाइडेड बाय के, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है, तो उसको लिख लीजिएगा। अभी देखिएगा नीचे यही लिखा होगा शायद, के इक्वल टू 1 अपॉन टी। अब यहाँ पे लॉग एल लिखा है मतलब ई पावर है, तो ई पावर को 10 में करोगे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये याद रखने के। देखिए आ गया के बराबर 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 A0 अपॉन A T, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया था, उसका ग्राफ देखिए ये जा रहा है, ये रिएक्शन दिए हैं दोनों। मैंने कहा था ए अपॉन ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए माइनस एक्स क्या फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या एक्स क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ए क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन से माइनस कर दीजिए। हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो मैंने बता दिए कि टी हाफ जो भी है किस पे डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये एक रिलेशन जरूर याद रखिएगा, टी हाफ डायरेक्ट निकालें, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A0 बाई n माइनस 1, वेयर n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब कि कोई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, 0 रखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 0 ऑर्डर के लिए, 2 रखोगे 2 माइनस 1 मतलब यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तीनों चीजें यहाँ से निकल आएंगी, तो मैं यहीं लिखे दे रहा हूँ आपके लिए 0 फर्स्ट एंड सेकेंड। 0 ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो फर्स्ट के लिए टी हाफ होता है वो नॉट डिपेंड होता है, 0 आता है कोई डिपेंड नहीं करता है, और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये यहां से आएगा, ये रिलेशन भी याद रखिएगा। पोस्ट वर्ड आइसोलेशन ये हट चुका है आपका। अब ये देखिए छोटा सी वो दिया गया है याद करने के लिए, रिएक्शन 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर 1 2 3 तीनों के लिए यूनिट, देखिए क्या लिखा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट के लिए सेकेंड इनवर्स, सेकेंड के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, या हम कह सकते हैं लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर? अब ये याद रखिएगा मॉलिकुलरिटी, और मॉलिकुलरिटी क्या है एक होल नंबर होगा, ये कैन बी फ्रैक्शनल नेगेटिव और पॉजिटिव, बट मॉलिकुलरिटी कांट बी नेगेटिव और फ्रैक्शनल, this is a theoretical, this is a experimental, it can be 0, it can't be 0, molecularity can't be 0 और fractional, तो ये याद रखिएगा। स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शन ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं, ये सब हो चुका है आपका। हाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये याद कि ये ग्राफ ये जो दिया है यहाँ पे रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी जैसे चढ़ेगा तो थ्रेशोल्ड बैरियर पे पहुंचेगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है। ये क्या है इतनी एनर्जी, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी से कुछ एनर्जी देनी पड़ती जो क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर लाने के लिए, उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज द हाईएस्ट एनर्जी अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो कि थ्रेशोल्ड पे होता है,
उसके बाद ही एनर्जी लॉस करने के बाद क्या बनने लगेगा, प्रोडक्ट बनने लगेगा। इंटरमीडिएट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है जो फिर स्टेबल प्रोडक्ट में बने एंड गेट डिकम्पोज इमीडिएटली टू गिव अ प्रोडक्ट। In this state, bond of the reaction are not completed broken, while the bond of product are not completed formed। कुछ ऐसी स्टेट जिसको हम ट्रांजिशन भी कह सकते हैं। ये देखिए लिखा रहा है, ये इसको धक्का देगा तब यहां तक पहुंचेगा, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये इसके बीच में ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। ठीक, पुराने बॉन्ड टूट रहे होंगे, नए बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहे होंगे। फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिएक्टेंट मस्ट बी पोजेस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट टू अ प्रोडक्ट। एक इतनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। और एक्टिवेटेड एनर्जी क्या है, T माइनस आर। कैटलिस्ट क्या काम क्या है, तो मैंने कहा था दो कैटलिस्ट क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विदाउट कैटलिस्ट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद कैटलिस्ट। मैंने कहा था पॉजिटिव कैटलिस्ट पड़ेगा तो ये तो नॉर्मल है, और जैसे ही कैटलिस्ट डालेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी देखिए नीचे आ गई। नीचे आ गए तो अब कम एनर्जी देना पड़ेगा, कम एनर्जी देना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्ट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। देखिए ऊपर लिखा है, अ कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एन अ परमानेंट केमिकल चेंज। In the chemical reaction, catalysts provide an alternative pathway of a reaction mechanism by reducing the activated energy between the reactant and product and hence lowering the potential energy barrier। मतलब एक अल्टरनेटिव का काम करेगा, कोई भी तरह का केमिकल रिएक्शन में परमानेंट चेंज नहीं करेगा अपना। तो ये सब ऐसे मैंने इमेज पढ़ी हुई है, थ्योरी ऑफ कोलिजन, ये भी आपको सब नहीं आएगा। तो ये पूरा चार्ट दिया गया है कि कितने टॉपिक है आपकी केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक, तो ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ये आया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फोर्थ चैप्टर ऑफ दिस सीरीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दो एडिशन कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन डिसॉल्व स्टेट। मतलब सॉलिड स्टेट में भी कॉम्प्लेक्स में होंगे और डिसॉल्व स्टेट में, मोल्टन मतलब एक्सप्रेस। और ये अपने कॉन्स्टिट्यूट आयन में ब्रेक नहीं होते जिनसे ये बने होंगे, सबसे बड़ी बात है। और डुअल सॉल्ट अपने आयनों में टूट जाएंगे जिनसे ये बने होंगे। ये केवल सॉलिड स्टेट में अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। ये अभी थोड़ी देर में पढ़ाते हैं बॉन्डर, पहले हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन है, कोऑर्डिनेट आइडेंटिटीज। ठीक, ये है जनरल। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल आयन होता है, लीगेंड होता है, लीगेंड के साथ जो नंबर रिप्रेजेंट होता है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, इसको लीगेंड कहते हैं। और ये क्या होता है, चार्ज नंबर होता है, इस ब्रैकेट को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। एक जनरल फॉर्मूला, इसके नॉमेनक्लेचर आता है। तो सबसे नॉमेनक्लेचर में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, लीगेंड का। उसके बाद किसका नाम लिखा जाता है, सेंट्रल मेटल आयन का। और सेंट्रल मेटल आयन के नाम के बाद क्या लगाते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। और इसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ऐसे करके प्रीफिक्स जोड़े जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि लीगेंड क्या है। लीगेंड इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, निगेटिव होता है या न्यूट्रल होता है। लीगेंड कांट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, तो पॉजिटिव वाले कभी भी लीगेंड की तरह बिहेव नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो मतलब ये लुईस बेस है। लीगेंड क्या है, लुईस बेस। ऑल लुईस बेस बिहेव लाइक लुईस, बिहेव लाइक लीगेंड। बॉन्ड ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट आइडेंटिटी, दीज मे बी आर चार्ज और न्यूट्रल। अब चार्ज कैसे, निगेटिवली चार्ज। लीगेंड आर ऑफन, पहले आएगा यूनिडेंटेड, या हम लोग बोलते हैं यूनिडेंटेड, मतलब एक ऐसे लीगेंड जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं और एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। क्या लिखा, इट इज अ लीगेंड which has 1 lone pair side and the ligand bonded to a metal
आयन थ्रू अ सिंगल डोनर साइट, जैसे H2NH3। डाई मतलब दो लोन पेयर, पॉली मतलब दो से तीन से ज्यादा, एम्बिडेंटेड जिसमें एक से ज्यादा क्या हो, डोनर एटम प्रेजेंट हो, जैसे साइनो, आइसोसाइनो और नाइट्रो। चिलेटिंग क्या है, डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड कॉज साइक्लिक से, मतलब एक साइकिल बना ले, मतलब ऐसे करके मेटल के साथ एक बॉन्ड ये वाला बॉन्ड बना, एक यहाँ वाला बॉन्ड बना, तो एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा अराउंड द मेटल एटम विच आर नोन एज चिलेट्स, जैसे इथाइलिन डायमीन, EDTA, ये सब क्या है, चिलेटिंग एजेंट है। Such ligand used to two or more donor atom and bind the single metal and are known as chelating bond. More than the number of chelating ring, more the stability of the complex. The stabilization of the coordination compound due to the chelating is known as chelates effect. फिर ये कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका सबसे बढ़िया है, नंबर ऑफ लीगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लीगेंड, कितने लीगेंड है उसकी क्या डेंसिटी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम करिए, आंसर आ जाएगा। अब जैसे इसमें देखिए, इसमें देखिए Cl है कितने हैं, Cl है 6 और Cl की डेंसिटी कितने है 1, तो ये हेक्साडेंटेड है 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। देखो क्या लिखा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। अब एक से ज्यादा होंगे तो भी होगा भाई, तो तब सम करेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक ये एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या एग्जांपल है देखिए, देखिए एग्जांपल मैंने ये ले लिया, AlC2O4 का होल टू Cl2 3-, ठीक। अब इनका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निकाला तो दो लिगेंड है, एक Cl है एक C2O4 है। Cl कितने हैं 2 है, ये भी कितने 2 है, ये कितना है डेंसिटी इसकी 1 है, ऑक्सिलेट की डेंसिटी से 2 है, तो 2 और 4 मिलके कितना हो गया 6। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका। फिर देखिए लिख लेगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर के चार्ज पता होना चाहिए, जिसका निकालना है मेटल कहीं निकाला जाए तो उसको x मान लेंगे, कितने लगे हैं ये 2, इस पे कितना चार्ज होता है -2, Cl कितने हैं 2, इस पे कितना होता है -1, बराबर लगाएंगे चार्ज कितना है -3, तो x -4 -2 बराबर -3, x बराबर 3 प्लस 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 3। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर में चार्ज लिखा जाएगा, वही डेंसिटी समझिए भाई, मगर उसमें देखिए यहाँ पे नंबर का लिख गया तो उसमें माइनस के साइन लिया गया, पॉजिटिव माइनस के साथ, और मेटल की हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आ रही है मतलब आप गलत कर रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 आया है मेरे हिसाब से, हाँ 1 ही आ रहा है, देखो x -4 बराबर -3, -4 बराबर की जरूरत जाएगा +4, और 3 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, तो ये भी आएगा। द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट आर शेयर विद द सेंट्रल मेटल आयन इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर, कि कितना चार्ज उसने निकाला। तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स होमोपैथिक, होमोपैथिक मतलब केवल एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट हो, किस टाइप का हो, केवल एक टाइप का हो तो होमोलिपैथिक, एक से ज्यादा टाइप के होंगे तो हेट्रोलिपैथिक। देखो इसमें केवल 6 के 6 अमोनिया है, केवल एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है तो वो क्या है होमोलिपैथिक, ये कैसा है हेट्रोलिपैथिक। Labile and inert complex, complex in which a ligand substitute is fast are known as labile, मतलब जो जल्दी इधर उधर चल जाए तो उसको labile कहेंगे। नेमिंग देखिए, नेमिंग बाय यूजिंग सेट, सबसे पहले नेम ऑफ कैटायन लिखा जाता है, उसके बाद नेम ऑफ एनायन लिखा जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैटायनिक है तो सेंट्रल मेटल आयन का नाम यूजुअल लिखा जाएगा, एनायनिक है
तो सेंट्रल मेटल के नाम के बाद 8 लगा देंगे, ATE। ये तो पता ही होगा सबको। आगे बढ़िए, क्योंकि रूल याद करने से कोई फायदा नहीं है। फिर ये आइसोमेरिज्म आ जाएगी। अब आप कहेंगे नाम लिख के, हमने तो नाम लिख के दिखा देते हैं भाई आपको, कहीं जगह ढूंढते बढ़िया। देखिए ये जगह है हमारे पास, देखिए थोड़ा नोमेनक्लेचर बता दे एक दो। देखिए लिखा मैंने जैसे K4Fe का होल 6, जैसे इसका लिखना है सबसे पहले यही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो, तो बेटा 4K प्लस बनेगा और Fe पर Cn माइनस का होल 6 बनेगा। यहाँ पे कितना माइनस आएगा, 4 माइनस। अब ये देखिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले पॉजिटिव का नाम लिखा जाएगा और सिंपल आयन का नाम नहीं लिखा जाता। क्या नहीं लिखा जाता, सिंपल आयन के नंबर को नहीं लिखा जाता। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया, पोटेशियम। सेंट्रल मेटल उसका नाम हो गया। अब कॉम्प्लेक्स में किसका नाम लिखा जाएगा, सबसे पहले लीगेंड। कितने लीगेंड है भैया, 6। तो क्या लगाएंगे हम लोग, हेक्सासाइनाइडो। फिर रेड लगाएंगे, फिर रेड के बाद ब्रैकेट लगा के। अब कितना कॉम्प्लेक्स है भैया हमको पता है, इसका 2 आएगा। कैसे आया, देखो 4 के थे, के ऊपर 4 पॉजिटिव, Fe की निकालना है, 6 गुणे -1 बराबर 0। तो 4 + 6 -6 बराबर 0, -2 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +2। किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया नंबर ऑफ आयन, कॉम्प्लेक्स में क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ आयन। तो देखिए कितने आयन है, टाइप है 2। देखो ये कितने आयन दिख रहे हैं, 4, और ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है। तो इस कॉम्प्लेक्स में कितने टोटल नंबर ऑफ आयन है, 5। तो 5 आयन है, एक क्वेश्चन बना। ऑक्सीडेशन नंबर दूसरा क्वेश्चन बना, नोमेनक्लेचर तीसरा क्वेश्चन बना। कोऑर्डिनेशन पूछोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 लीगेंड है और डेंसिटी 1 है। तो सब चीज हो जाएगा ऐसे यार, धीरे धीरे करते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आइसोमेर्स। कितने टाइप की, देखिए 2 टाइप की, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में देखिए आयोनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिक, लिंकेज और हाइड्रेट। अब मैं यही क्लियर कर दे रहा हूं, अगर सिंपल आयन में डिफरेंस हो, सिंपल आयन मतलब तोड़ने पर दोनों के फॉर्मूले सेम रहे, मतलब टूटने पर अलग अलग आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पे आयोनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन कब होगा, जब डबल कोऑर्डिनेशन स्पेयर के क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसमें इंटरचेंज ऑफ क्या हो जाएगा, लिगेंड्स, उनको कोऑर्डिनेशन कहेंगे। लिंकेज, जहां पे एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होंगे वहां लिंकेज। हाइड्रेट, वाटर मॉलिक्यूल में डिफरेंस होगा तो हाइड्रेट। चलिए आइए नीचे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखिए ये सारे लिखे चारों। अब चारों में देखिए पहला, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच हैविंग एम्बिडेंटेड लिगेंड एक्सेट्रा। देखो NO2 और ONO, यहाँ पे N से बॉन्डिंग है, यहाँ से O, तो लिंकेज का फर्क हो गया। कोऑर्डिनेशन, जहां पे डबल कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा, यहाँ पे देखो CR के साथ CN, CN के साथ CR के साथ CN का इंटरचेंज। क्या लिखा, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिक अराइज फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। This isomers arise due to the exchange of ionizable ion with an ionic solvent. This is also known as hydrate isomers. It is the isomer water is taken as a solvent in it has different number and water molecule in the coordination sphere of the outside. देखो यहाँ पे कोई नहीं है, अब यहाँ पे देखो 1 बढ़ गया, यहाँ पे देखो 3 आ गए, तो मतलब क्या है, नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल में क्या आ जाएगा, डिफरेंस, बट कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सब सेम, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट आइसोमेरिक। उसके बाद देखिए स्टीरियो। स्टीरियो में 2 टाइप के, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। अब ज्योमेट्रिकल में कौन कौन सी आती है, सिस्ट्रॉन्स, कौन कौन से सिस्टर्न, और आपके सिलेबस में क्या है, 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं, सिस्टाइन्स आइसोमेरिज्म, देखिए 4 और 6 है। अब नीचे देखिए बने हैं, अगर दोनों अगल बगल है तो सिस कहलाएंगे, डायगोनल प्रेजेंट है तो ट्रांस कहलाएंगे। 6 में अगल बगल है सिस कहलाएंगे, हमने है तो ट्रांस कराएंगे। देखिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ये
4 कोऑर्डिनेशन नंबर में सेम साइड है, सिर्फ डिफरेंट साइड है। ध्यान से पढ़ते रहिए। ऑप्टिकल वाला ये तो एक्सपेरिमेंटल बेस होता है भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिक देखो चिलिएट बन रहा है, देखो तो ये इतना जो आप नहीं बना। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। ये क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी, ये पिछले साल क्वेश्चन पूछेगा जी, ये पूछा गया था, तो हम देखो तुमको बता दिए यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। 2 में sp, 3 में 2 लोग, 3 में नहीं 4 में, 3 में एक ही, 3 में sp2, 4 में 2 dsp2 और sp3, 5 में dsp3 sp3d, 6 में d2sp3 और sp3d2। इसमें लीनियर, इसमें ट्राइगोनल, इसमें स्क्वायर प्लेनर, इसमें टेट्राहीड्रल, इसमें ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल नीचे वाले में होगा, इसको इन दोनों में ऑक्टा। उसके बाद कुछ लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में 2, डाया मैग्नेटिक और पैरा मैग्नेटिक। इसके लिए म्यू की वैल्यू आएगी N+2 बोर मैग्नेटॉम। डाया कब होगा, ऑल पेयर, और पैरा क्या होगा, 1 और मोर अनपेयर। पैरा कब होगा, 1 और मोर अनपेयर। ठीक, डाया के लिए म्यू की वैल्यू हमेशा 0 होगी और पैरा के लिए म्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगी, तो ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अभी इस पे कराते हैं क्वेश्चन भाई। T2G जी सब लिखा हुआ है इसमें, ये आप पढ़ते रहिएगा अपने आगे आगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसमें लिख रखा है लिगेंड, कलर्स आएंगे। तो जरा सुनिए, आप सुनिए आप लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास कि ज्योमेट्री बतानी, किसकी ज्योमेट्री बतानी, मैंने कहा K3
FeCN का होल 6। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए आपको। तो Fe का नंबर क्या है 26। अगर 26 के लिए आप लिखेंगे तो लास्ट में बनेगा 3d6, 4s2 3d6 बनेगा। क्या बनेगा भैया 4s2 3d6। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +3 होगा। तो +3 होगा तो भैया इसको 0 करना पड़ेगा तो इसको 5 करना पड़ेगा, यही तो होगा। अब लिखेंगे हम लोग, यहीं से पता चल जाएगा Fe ट्रिपल प्लस। तो क्या हो गया 3d5 4s0 4p0 है तो खाली है, मैंने कहा D में 5 बना लो, इसमें 1 और इसमें 3। 5 का मतलब 1 2 3 4 5। अब CN कैसा है भैया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। फील्ड लिगेंड तो पेयर ही करा देगा। जैसे ही पेयर कराएगा तो 5 में के पेयर तो बनेगा नहीं, एक अनपेयर बच जाएगा, तो यही दुविधा कर देगा। अब यहाँ तो कोई होगा ही नहीं। ठीक, अब जैसे ही पेयरिंग हो गई आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया। देखो 6 लोग हैं, अब 6 लोगों के लिए 2 अंदर से ले लिए, ये ले लिया, तो क्या बन गया D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला D2sp3। अब इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होगा ऑक्टाहीड्रल, और इस एक अनपेयर की वजह से ये क्या हो गया बेटा पैरामैग्नेटिक। एन की वैल्यू क्या है, एक ही एनपेयर है, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगा √3। √3 का मतलब 1.732 बोर मैग्नेटॉन। अब कोई कलर होगा कि नहीं, तो बेटा कलर्ड कंपाउंड के लिए जरा लिख लीजिए। कलर्ड कंपाउंड के लिए 2 चीजें। पहला, अगर D1 और D1 से D9 बच रहा है तो वो सब कलर्ड होंगे, और D0 और D10 है तो ये सब क्या होंगे कलरलेस होंगे। ये कलर्ड होगा वो कलरलेस होगा। तो ये इतनी चीजें हमने बता दी। अब कोई कहेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, हमने कहा 6। सर ऑक्सीडेशन नंबर, हमने कहा 3। सर नंबर ऑफ आयन, हमने कहा 3 और 1 4। सारा डिटेल इसमें लिखा है, कहीं से क्वेश्चन पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा क्या होगा 6, ऑक्सीडेशन नंबर 3, नंबर ऑफ आयन 4, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1, बोर मैग्नेटॉन ये। अब कलर्ड है कि नहीं, तो हमको पता है कि D5 है। अब D5 तो क्या है होगा ये कलर्ड। मैंने कहा ना 1 से लेकर 9 के बीच में सारे क्या होंगे कलर्ड। क्यों होंगे, क्योंकि कलर्ड इसलिए होंगे क्या शो करेंगे DD ट्रांजिशन। ये दोनों DD ट्रांजिशन नहीं करते। ये कंप्लीट क्वेश्चन है इसमें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये आया, कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स लिए पूछेगा सब बता ले जाएंगे, अगर ये आपको आगे समझ में, तो ये याद से कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है, देखिए ETTA लिखा है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका सॉलिड चैप्टर। तो 4 हो गए आपके। तो अब हम लोग इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड चैप्टर, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं यूनिट सेल क्या होता है। जैसे कि कोई भी एक कमरे की यूनिट क्या है, एक छोटी सी ब्रेक जो बार बार रिपीट होकर क्या बना रहा है, एक रूम क्रिएट कर रहा है। वैसे ही कोई भी डिजायरेबल क्रिस्टल होगा उसकी बेसिक यूनिट सेल होती है। क्या जैसे स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन ऑफ एन crystal lattice which can be used as repetitive unit of building up the whole crystal is called unit cell।
होल क्रिस्टल बनाने की एक रिपीटिंग यूनिट होती है जिसको यूनिट सेल कहते हैं। अब यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को हम लोग सिंपल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, जिसमें जो एटम्स होते हैं जो केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। इसका कंट्रीब्यूशन हर एक एटम का 1/8 होता है। तो अगर सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे, देखो 8 एटम है और सबका एक 1/8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें केवल एक ही टाइप का एटम है। कितने टाइप का आइटम है? ओनली वन टाइप का आइटम है। दूसरा बात करते हैं, ये नॉन प्रिमिटिव में आते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव में आते हैं तो इसमें देखिए दो तरह के कि 8 लोग हैं, 8 कॉर्नर पे है, तो कितने हो गया? एक टाइप का आइटम। 6 फेसेस है और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, कट गया कितना हो जाएगा? 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में 4। फिर बॉडी सेंटर्ड में कितने टाइप के होते हैं वो भी दिखाते हैं हम आपको। बॉडी सेंटर में देखिए 8 लोग कॉर्नर पे हैं, सबका एक बार कॉन्फ़िगरेशन 1, और बॉडी सेंटर में एक एटम है, उसका एक कंट्रीब्यूशन होता है 1। तो टोटल कितनी हो गया बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में? 2 एटम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल 8 × 1/8 = 1 और 2 × 2, ये भी कितना हो जाएगा? 1। टोटल कितना होगा? 2। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं डेंसिटी का। ये फॉर्मूला आ गया कि कैसे किसी भी सॉलिड की डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला लिखा है, डेंसिटी बराबर Z × M डिवाइडेड बाय A क्यूब। A क्या है? एज लेंथ, क्यूब की एज लेंथ है। Z क्या है? नंबर ऑफ एटम, और देखिए क्या है? मास। जैसे करें N क्या है? एवोगाद्रो नंबर। N क्या है? एवोगाद्रो नंबर। देखिए सब लिखा है। डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जो अभी ऊपर कैलकुलेट करें, एवोगाद्रो नंबर और एज लेंथ, तो ये हमारी डेंसिटी आ जाएगी। ये इम्प्योरिटी चार्ट है। कितने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं? 2 टाइप्स के, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में देखिए स्टिचियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी और नॉन स्टिचियोमेट्रिक। स्टिचियोमेट्रिक में देखिए क्या लिखा है? वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टेलर, फ्रैंकलिन और शॉर्टकी। नॉन स्टिचियोमेट्रिक मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशिएंसी। मेटल एक्सेस में 2 टाइप के, ड्यू टू आयोनाइज्ड डिफिशिएंसी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल। तो ये हमारा पूरा चार्ट है। अब इसमें देखिए एक एक पढ़ते जा रहे हैं। डिफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, ठीक। देखिए पॉइंट डिफेक्ट में स्टिचियोमेट्रिक, नॉन स्टिचियोमेट्रिक, मेटल। पहला वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरचेंजर डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, इट अराइज व्हेन सम ऑफ द लैटिस पॉइंट रिमेन्स अनऑक्यूपाइड। लैटिस पॉइंट क्या है? जिस पे कोई भी एटम आके नहीं है। ड्यूरिंग द क्रिस्टल फॉर्मेशन, इट अकर इन अ नॉन आयनिक कंपाउंड, इट डिक्रीज द डेंसिटी, क्योंकि एटम ही नहीं है, मास कम होगा। एंड कैन बी क्रिएट बाय हीटिंग। हीट करोगे कुछ ना कुछ एटम में क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं। देखिए ये वैकेंसी डिफेक्ट, कुछ हीट किया हम लोग निकल गया, जिसकी वजह से मास कम हो जाएगा। वॉल्यूम तो सेम है बट मास कम हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इंटरस्टेटली साइड डिफेक्ट, इसमें क्या होता है? एटम उठ के कहां चला जाता है? इंटरस्टेटली साइड पर। इंटरस्टेटली साइड क्या है? जैसे देखिए रेगुलर अरेंजमेंट है, अब देखिए ये दो साइड बीच बीच की है, ये सब क्या है? इंटरस्टेटली साइड। तो यहाँ पे इसका एटम यहाँ पे आके रह जाता है। क्या लिखा है? इट इज अराइज व्हेन सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टेटली साइड अदर देन द लैटिस पॉइंट। पॉइंट को छोड़कर दूसरी साइड पे। जैसे आप लोग को बैठने की एक जगह है, आप जगह छोड़ के क्या हो रहे हो? कहीं कुर्सी घुमा के बैठ जाओ, कहीं और बैठ जाओ, मतलब हो इसी रूम में, बट क्या हो जा रहा है? साइड से डिफरेंस हो जा रहा है। तो इंटरस्टेटली साइड, ये देखिए हमने कहा नहीं कि एटम का अरेंजमेंट है बट कहां कहां पे आ गया? साइड में आ गया। तो ये क्या होगा? अब देखो मास सेम है, वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। डेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। फ्रैंकल डिफेक्ट, इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टेटली साइड डिफेक्ट। कि वैकेंसी भी होगा, दोनों एटम उड़ के चले जाएंगे, कुछ साइड पे आ जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे। देखिए इन सब के एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। ZnS, AgBr, AgI में फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। क्या लिखा है? इट अकर इन आयनिक कंपाउंड, इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। डेंसिटी नहीं चेंज करेगा। शो इन आयनिक कंपाउंड लार्जली ऑफ लार्ज एटॉमिक साइज। देखिए ये
अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे, यहां से निकल के कहां चला गया, वैकेंसी भी क्रिएट कर दिया और हमारा इंटरस्टेशन साइड पे आ गया, है इसी रूम में बट साइड चेंज हो गई, तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट है। इसमें क्या होती है, डेंसिटी चेंज नहीं होती। अब नीचे देखिए शॉर्ट की में, इट इज एक्चुअली अ वैकेंसी डिफेक्ट बट कॉज द वैकेंसी डिफेक्ट कैटायन एंड एनायन बोथ आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा, कैटायन एनायन क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इट डिक्रीज द डेंसिटी, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती, बट शॉर्ट की में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये देखिए दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव निकल गए, बट जिससे क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी है। क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी। तो आपको पता है फ्रैंकलिन में डेंसिटी नहीं होती है, उसमें डेंसिटी होती है चेंज। ये देखिए आज कर लीजिए डिफरेंस क्या लिखा है, इट अराइज ड्यू टू द मिसिंग ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन। इट इज ड्यू टू द मिसिंग ऑफ आयन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। इसमें ऑक्यूपाई कर लेता है पर इसमें गायब हो जाएंगे। डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, does not decrease the density of the crystal. It is found in an ionic compound with a high coordination number and equal size ion. इसमें क्या लिखा है, it found in an ionic compound with a low coordination number and large size difference, जो कि आपको सामने दिया गया है। डन। नॉन स्टिचियोमेट्री, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी, कहीं एक्सेस हो जाए कहीं निकल जाएगा। देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ गया, मेटल आयन निकल के क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेस डिफेक्ट हो गया, बढ़ रहा है। रीजन फॉर द पोजीशन ऑफ द मेटल, आयनिक एनायनिक वैकेंसी और प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन। अ कंपाउंड may have an extra metal on the negative ion and absent from the lattice side. The empty side is the side is called hole, मतलब होल जनरेट हो जाता है। To maintain the electrical neutral at the side of occupied by the electron, क्योंकि होल जनरेट होगा, पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन आके वहां पे चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। A compound is said to be have an extraction of the cation in the present in the side, and electron is present in the interstellar side to maintain their electrical neutrality. A deficiency मतलब क्या होता है, it is due to the absence of metal ion from the lattice side, the electrical neutrality made by the adjacent having a higher positive charge, गायब हो गया, तो डिफिशियंसी तो आ रही है। कभी कभी डोपिंग नाम सुना होगा, डोपेंट्स डाल दिया जाता है ना, जैसे हमने कहा एक मॉलिक्यूल निकाला मोनो वाले 3 निकाले, एक ट्राई वाला डाल दिया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है बट मेटल आयन क्या होगा, 3 गए 1 आया, तो क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, Na वाला यहाँ देखो डबल प्लस, तो 2 Na के बराबर 1 SR होगा, वैसे मैंने एल्युमिनियम का एग्जांपल ले लिया, तो ये इसकी वजह से होता है डोपेंट्स। Impurity defect arise due to the addition of small amount of quantity of the ionic solid. Actually, they create some kind of cation vacancy in the example of SrCl. But SrCl is added to one sodium, NaCl take place of the position, but the charge of NaCl after removing a electron. इसकी वजह से आ जाता है। ये हमारा आज का इतना ही टॉपिक था, तो इसमें हम लोग लगभग 5 चैप्टर कंप्लीट किए। तो ऐसे ही अगली वीडियो भी मैं लाऊंगा जिसमें मैं कुछ टॉपिक से साथ साथ हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। और क्वेश्चंस करेंगे मतलब क्या होगा, जो आपके IMU CET में आने वाले हैं उसका एनालिसिस करके मैं लाऊंगा, इन्हीं चैप्टर से निकाल के आपको बस बताना होगा। तो यहाँ तक करिए, जो भी हो कोई भी इंक्वायरी हो उस पर कर लीजिएगा, आप बता देंगे, नहीं होगा कमेंट करके बताइएगा, जो भी होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी हम लोग को 3 दिन है, आराम से 3 दिन में पढ़िए, उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी पे लगिएगा, कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस ना करिए कि लो ये भी पढ़ ली, जो अब आपके पास है अवेलेबल उसको खाली याद कीजिए, याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन आने, क्वेश्चन से थ्योरी याद कीजिए, क्वेश्चन अपने सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट दिमाग में लाइए कि हाँ इस टॉपिक से तो ही होगा, वरना नहीं होगा। बाकी आपके ऊपर है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।